हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि बीए बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स की फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सब्जेक्ट की है। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पर हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इनका आना आपके एग्जाम में 80 to 90% पॉसिबल है, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका 80 to 90% सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपकी सभी यूनिट्स के अकॉर्डिंग लिए गए हैं। तो आपने वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है। एक और सबसे गिव अवे इम्पॉर्टेंट ऑफर है कि इस वीडियो के अंदर हम आपको एक गिव अवे ऑफर करने वाले हैं, ठीक है। गिव अवे क्या रहेगा कि वीडियो के दौरान कहीं से भी मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, उन स्टूडेंट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिलने वाले हैं जो राइट नाउ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। एंड और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिनका आना आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, ठीक है। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि जो भी स्टूडेंट, ओनली 3 स्टूडेंट्स जो सबसे पहले और सही जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में, सिर्फ उन्हीं को ये नोट्स मिलने वाले हैं। याद रखिए, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप लेट हो जाते हैं तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम आपको जो है एक बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली रेट पर 45 रुपीज़ पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक सब्जेक्ट की नोट लेंगे तो आपको 45 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा लेते हैं तो आपको पर नोट 40 रुपीज़ पे करना होता है, ठीक है। और जब आप एक कॉम्बो ऑफर लेते हैं 6 to 7 सब्जेक्ट्स का, तो अगर आप 6 लेंगे तो आप 5 का 40 रुपीज़ पर नोट पे करेंगे और एक आपको ऑन द हाउस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप 7 नोट्स लेंगे तो 6 का आप 40 रुपीज़ ईच पे करेंगे और एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम जो है क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये आपके PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो ओवर द ईयर्स बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या पूछ रहा है? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ AS2 अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग फॉर इन्वेंशनरीज, ठीक है। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ AS10। देखो, AS2 है यहाँ पे और AS10 है, ये कंफ्यूज नहीं होना है आपने। विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ओके। देखो, मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में समझा चुकी हूँ, दोबारा समझा देती हूँ। एक क्वेश्चन जो है, आप जब भी एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको आंसर को 3 पार्ट्स में लिखना होता है, ठीक है। पहला आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर आएगा मेन बॉडी और फिर आपका आएगा कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन के अंदर आप जो है क्वेश्चन को ही आप जो है डिफाइन करते हैं। मान लीजिए आपसे यहाँ पे AS2 पूछा गया है तो आप यहाँ पे AS2 को डिफाइन कर दो, ठीक है। और इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मतलब समरी थोड़ा थोड़ा कुछ भी बता दो। मेन बॉडी के अंदर वो आंसर दो जो आपसे असली में सवाल पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन का सही आंसर आपने मेन बॉडी के अंदर देना है और कंक्लूजन के अंदर आप वो लिखोगे जो आपने होल आंसर के अंदर लिखा है। मेन बॉडी से लेके मेन बॉडी को आपने जो है पार्ट्स के अंदर लिखना है कंक्लूजन में, ताकि अगर आपका टीचर पूरा आपका आंसर ना भी पढ़ पाए तो एटलीस्ट वो आपके कंक्लूजन को देखकर समझ जाए कि हाँ जी, इस स्टूडेंट को सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेन बॉडी से। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। AS2 applies to the valuation of inventories such as raw material, work in progress, finishing goods and stores used in business operations। ये जो है ये इवेल्युएट करता है इन्वेंशनरीज को, यानी कि वो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको, कि उनके अंदर रॉ मटेरियल कितना लगा है, वर्किंग प्रोग्रेस कितना चल रहा है, कितने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन चुके हैं और उनको स्टोर्स तक पहुंचाना है ताकि वो बिजनेस ऑपरेशंस में यानी कि सेलिंग के अंदर काम आ सके, ठीक है। AS10 का क्या मतलब होता है? देखो, AS10 का मतलब होता है अप्लाइज टू द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स सच एज बिल्डिंग, मशीन, लैंड, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। AS10 जो है ये फिक्स्ड एसेट्स के लिए काम करता है। देखो, वहाँ पर तो जो गुड्स है ना वो रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आपके पास, AS2 के अंदर तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना रॉ मटेरियल है और कितना प्रोडक्ट है ताकि आप उसको सेल कर सकें, लेकिन ये फिक्स्ड है।
AS10 होता है फिक्स्ड मटेरियल के लिए, जो आप ना तो हिला सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। आप लैंड को बना नहीं सकते, यू नीड टू परचेज दैट, ठीक है। आप बिल्डिंग को बना सकते हैं, लेकिन ये बिल्डिंग क्या हो गया कि एक लिटरल सेंस के अंदर यहाँ पर खरीदी हुई बिल्डिंग को मेंशन किया गया है, ठीक है। मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, ये सब क्या हो गया, यूज फॉर द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो चीज़ें हैं जिनसे काम लिया जाता है डिलीवर करवाने का गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ स्टैंडर्ड्स इज टू एंश्योर दैट एसेट्स आर properly recognized and measured at an appropriate value so that the profits are not overstated or understated. ये दोनों AS2 और AS10 का काम किया है। देखो, ये दोनों इंश्योर करते हैं कि जो भी आपके एसेट है, एसेट एज इन आपकी प्रोडक्ट्स, वो जो है इक्वली मेजर किए जाए। ना तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा, मतलब कि जितना है उससे ज़्यादा नहीं काउंट होना चाहिए, और जितना है उससे कम भी काउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिकग्निशन एंड मेजरमेंट under the AS2, inventories are valued at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost includes purchase cost, conversion cost and other costs incurring to bring inventories to their present condition. AS2 जो है वो नेट वैल्यू को जो है लोअर करता है, यानी कि या तो कॉस्ट कम होनी चाहिए या फिर नेट वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है। कॉस्ट इंक्लूड्स परचेज कॉस्ट। अब कॉस्ट के अंदर क्या क्या आएगा कि भाई आपको जो है होता है ना कि अगर आप एक बिजनेस ओनर होते हो तो आप कोशिश करते हो कि हमेशा कि रॉ मटेरियल प्रोडक्ट बनाने से पहले आप उसको सस्ते से सस्ता खरीद सको, वरना बिजनेसमैन को फ़ायदा कैसे होगा, राइट। आप रॉ मटेरियल को सस्ते से सस्ते दाम में खरीद कर उसकी प्रोडक्ट की जब हाई वैल्यू लगाते हैं तब आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करते हैं। तो वो यही कहता है कि टू ब्रिंग इन्वेंटरीज टू द प्रेजेंट कंडीशन में लाने तक जो कॉस्ट है या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए AS2 के अंदर। AS10 क्या कहता है, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट आर इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज हिस्टोरिकल cost, which includes purchase price, directly attributable cost and the installation expenses. Okay. देखो, प्रॉपर्टी, प्लांट, ये ना हिस्टोरिकल कॉस्ट का यहाँ पे क्या मतलब है कि भाई बहुत पहले खरीदी गई थी, ठीक है, बहुत पहले खरीदी गई थी, लेकिन उसकी प्रोडक्ट जो आज भी बनती है उनके अंदर उसका परचेज प्राइस आज भी जो है मेंशन किया जाता है, ठीक है। और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, कि जब भी उस मशीनरी को या फिर जब भी उस चीज़ को खरीदा गया था तो वहाँ पर इंस्टॉलेशन प्राइस क्या लगा था, उस चीज़ को इम्प्लाई करने के लिए क्या प्राइस लगा था, वो AS10 के अंदर आता है, ठीक है। बोथ स्टैंडर्ड्स एम्फसाइज द ओनली दोज cost which bring asset to its usable condition should be capitalized while abnormal costs are excluded, ठीक है। Valuation and subsequent treatment. AS2 does not allow inventories to be carried above their realizable value, यानी कि जितनी वैल्यू होनी चाहिए उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने दे सकता। A decline in value is recognized as an expense in the profit and loss account. जब भी वैल्यू का डिक्लाइन होता है, यानी कि जब वो कम हो जाती है, उसको क्या माना जाता है कि प्रॉफिट के अंदर तो उसको एक्सपेंस माना जाएगा और लॉस अकाउंट माना जाएगा। AS10 अलाउज डेप्रिकेशन टू बी चार्ज सिस्टमेटिकली ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट टू एलोकेट इट्स कॉस्ट ओवर द पीरियड ऑफ बेनिफिटिंग टू इट्स यूज। देखो, AS10 जो है वो सिस्टमेटिकली चार्ज बिहेवियर में डेप्रिकेशन अलाउ करता है, ठीक है। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, देखो AS10 के अंदर ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे मटेरियल्स की या फिर बिल्डिंग्स की बात हो रही है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है कि जब आप उन एसेट को एलोकेट करते हो तो उसका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका बेनिफिट कितना होता है यूज़ करने में, ठीक है। जैसे मान लो कि आज से जो है कम से कम 50 साल पहले, 50 ईयर्स बैक, खादी के कपड़े बहुत ज़्यादा, मतलब कि खादी की जो कपड़े थे ना वो बहुत ही ज़्यादा पहने जाते थे, ठीक है। हर तीसरा पर्सन आपको खादी के कपड़े पहने मिलेगा, तो वहाँ क्या हो गया, प्रोडक्शन ज़्यादा होती थी। लेकिन आज जब आप 50 ईयर्स बाद जब देखते हो, खादी कौन पहनता है आज के टाइम पे, है ना, सभी या तो कोई कॉटन पहन रहा है या मसलिन पहन रहा है या सिल्क पहन रहा है। तो ये यही कह रहा है कि जब ओवर द टाइम उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो AS10 के अंदर आती है, ठीक है। इन बोथ केसेस वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, ensuring that losses are recognized immediately but gains are recorded only when realized. ये कहते हैं कि
जब आपका नुकसान होता है तो इमीडिएटली वो आपको बता देगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस जो है आपको तभी बता देगा भी अब तुम्हारा नुकसान हो रहा है। लेकिन जब उन्हें प्रॉफिट होता है तो वो कब जो है कैलकुलेट करता है, जब पूरा एक टर्म जो है पूरे एक टर्म को लेकर किया जाता है। ठीक है, आप डेली बेसिस पे प्रॉफिट नहीं काउंट कर सकते हैं, या तो आप वीकली वाइज अपना प्रॉफिट देखते हैं, या फिर आप मंथली वाइज अपना प्रॉफिट देखते हैं, या फिर आप क्वार्टरली अपना प्रॉफिट देखते हैं, राइट। तो ये उसी तरह से कहना चाहता है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, बोथ AS2 AS10 रिक्वायर एडिक्वेट डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सच एज बेसिस ऑफ वैल्यूएशन क्या है, accounting of policies adopted, classification of assets, amount of depreciation to write down। ठीक है, तो आई होप आप ये कंक्लूजन कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेप्टर सिस्टम स्टॉक एंड द डेप्टर system under 87 branch accounting, differentiate between invoice price system, cost price system in the branch accounting। very interesting and very nice question। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से सुनना है, पेपर में आएगा ये, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी। बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिस्टम्स क्या रहेगा, देखो डेप्टर सिस्टम क्या होता है, ए सिंपल सिस्टम वेयर द ओनली ब्रांच डेप्टर्स आर मेंटेन। एक ऐसी ब्रांच जहाँ पर सिर्फ डेप्टर्स को मेंटेन किया जाता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक लेवल ए है फिर लेवल बी है, ऐसे नहीं, सिर्फ एक है जो डायरेक्ट, यानी कि यहाँ पर तो पैसे देने वाला है और यहाँ पर है पैसे लेने वाला, दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, स्टॉक एंड डेप्टर सिस्टम क्या कहता है, अ डिटेल सिस्टम मेंटेनिंग स्टॉक डेप्टर्स एंड एक्सपेंसेस। ये एक डिटेल सिस्टम हो गया, ये एक बैंक की तरह हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक्स भी होते हैं। अब स्टॉक वाले भी आएंगे, जिन्होंने डेप्ट ले रखे हैं वो भी आएंगे, और जिनको डेली एक्सपेंसेस का काम होता है वो भी आएंगे। रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड, ब्रांच डेप्टर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेप्टर, ब्रांच एडजस्टमेंट आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, याद करने की चीज़ें, तो आप इसे याद करना है। ठीक है, सुटेबल फॉर स्मॉल ब्रांचेस लिमिटेड ट्रांजेक्शन, भाई छोटी ब्रांचेस और लिमिटेड ट्रांजेक्शन हो। ऐसा नहीं है कि आप जाके डिमांड कर लो कि मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, ये उतनी बड़ी वॉल्यूम को नहीं प्रोवाइड करता है। लार्ज ब्रांचेस विद हाई वॉल्यूम ऑफ सेल्स। ठीक है, कंट्रोल ओवर स्टॉक्स, लेस कंट्रोल होगा ऑब्वियसली, पावर प्रॉपर कंट्रोल ओवर द स्टॉक। प्रॉफिट डिटर्मिनेशन, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एट द एंड, आखिरी में। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देती हूँ, महीने के आखिरी में जो है ये अपने प्रॉफिट को काउंट करते हैं। ग्रोस प्रॉफिट कैन बी डिटरमाइंड सेपरेटली, ये सेपरेटली जो है अपने प्रॉफिट्स को डिटरमाइन करते हैं। क्यों, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पर स्टॉक्स भी है, यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड्स भी है, तो हर चीज़ का एक अलग अलग इन्हें प्रॉफिट निकाल के देना पड़ेगा। ठीक है, बेसिस इनवॉइस प्राइस सिस्टम, वैल्यू ऑफ गुड्स, गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस लोडेड, प्राइस पर उन चीज़ों को बेचा जाता है। कोस्ट प्राइस सिस्टम के अंदर क्या होता है, गुड्स आर सेंट एट कोस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पर कोस्ट प्राइस की कितनी कॉस्ट लगी है उस प्रोडक्ट को बनाने में, वो कॉस्ट प्राइस लगाया जाता है, और यहाँ पर जो है वो इनवॉइस प्राइस लगाया जाता है। इनवॉइस के अंदर जितना मुझे पता है, मुझे लगता है कि सभी टैक्सेस वगैरह को इंक्लूड करके, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को इंक्लूड करके फिर यहाँ पे लगाया गया है। नीड फॉर एडजस्टमेंट, लोडिंग इज एडजस्टेड, यहाँ पर आप जो है इसको लोडेड प्राइस को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है कॉस्ट का ही ले रहे हो। ठीक है, कंट्रोल, बेटर कंट्रोल ओवर द स्टॉक, यहाँ पर आप कंट्रोल अच्छे से कर सकते हो स्टॉक को। ठीक है, हाँ जी। लेस कंट्रोल कंपेयर टू द इनवॉइस प्राइस सिस्टम। कम्प्लेक्सिटी, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ये सिंपल और ईजी होता है। यूजफुलनेस, यूजफुल फॉर द प्रिवेंटिंग pilferage and suitable for the small branches। कॉमन पॉइंट्स क्या रहेंगे, बोथ सिस्टम्स आर यूज्ड इन ब्रांच अकाउंटिंग, दोनों की ब्रांच अकाउंटिंग में यूज़ कर सकते हो। बोथ aim to ascertain branch profit, selection depends on the size of branch and the control requirements। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑपरेटिंग लीज एंड द फाइनेंशियल लीज। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। ठीक है, हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज को डिफाइन करना है। चलो फिर डिफाइन करते हैं। देखो भाई, ब्रांचिंग लीज और
डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के अंदर ब्रांच अकाउंटिंग और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के अंदर क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले मतलब देखेंगे, अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ ब्रांचेस लोकेटेड एट अ डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह पे जो ब्रांचेस हैं उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये वो डिफाइन कर रहा है। अकाउंटिंग फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग जगह पे है, समझ रहे हो। डिपार्टमेंट यानी कि एक ही डिपार्टमेंट के हैं सभी लोग, ठीक है। और ब्रांच अकाउंटिंग यानी कि अलग अलग ब्रांचेस हैं। लोकेशन, ब्रांचेस आर जियोग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम द हेड ऑफिस से अलग होती हैं। डिपार्टमेंट्स ऑपरेट फ्रॉम द सेम रूफ, ये एक ही रूफ के नीचे होते हैं सभी लोग। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू असरटेन प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच का प्रॉफिट या फिर लॉस काउंट करते हैं ये लोग। टू असरटेन प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ये हर एक ब्रांच के बेसिस पे करेंगे भी तुम्हारा कितना फ़ायदा है, तुम्हारा कितना लॉस हुआ। ये ओवरऑल का देखेंगे कि भी ओवरऑल इस ब्रांच की भी इस स्टेट के अंदर इस ब्रांच का कितना फ़ायदा हुआ है, ठीक है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड एट द हेड ऑफिस और ब्रांच, मेंटेन्ड सेंट्रली। कंट्रोल कंपैरेटिवली डिफिकल्ट ड्यू टू डिस्टेंस, ईजियर ड्यू टू वेरी क्लोज सुपरविजन। नेचर ऑफ लीज क्या रहेगा, अब हम ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज को डिस्कस कर रहे हैं। नेचर ऑफ लीज, ये छोटे टर्म की लीज होती है ऑपरेटिंग लीज, और जो फाइनेंशियल लीज होती है वो लॉन्ग टर्म लीज होती है। ओनरशिप क्या रहेगी, ओनरशिप रिमेन्स विद लेसर, जो कम रहता है उस जो जिसके पास कम है उसी के पास ओनरशिप होती है। रिस्क एंड रिवार्ड्स आर ट्रांसफर टू द लेसी। Maintenance, responsibility of the lessor, responsibility of the lessee. Lease payment treated as a rental expense, ये एक rental expense की होता है, जैसे आप किराए पर रह रहे हो। Treated as a capital expenditure. Cancellation, आसानी से आप इसे कैंसिल करते हो, ये कैंसिल नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। कॉमन फीचर्स क्या है, बोथ सिस्टम्स एम एट द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। देखो दोनों का काम ये है कि ये आपकी प्रॉपरली एलोकेट करवाते हैं, प्लेस करवाते हैं इनकम को एंड एक्सपेंसेस को, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत अच्छा काम करते हैं। बोथ हेल्प इन परफॉर्मेंस मेजरमेंट, परफॉर्मेंस आपकी मेजर करते हैं, और क्लियर अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन द टर्म इन्वेंट्री एज पर द AS2। AS2 हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वॉलंटरी वैल्यूएशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ऑल्सो स्टेट द एडवांटेज 15 ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ठीक है। इन्वेंट्री एज पर AS2, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री इंक्लूड्स एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि भी एसेट जो है वो कौन कौन से सेल पे गए हैं, ठीक है, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एसेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, ऐसी सेल के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्शन है वो बीच में मतलब कि चल रही है। एसेट इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और सप्लाइज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन re-entering the services. AS2 states that the inventor should be valued at cost or net realizable value which is lower. ये क्या कहना चाहते हैं कि cost या फिर net realizable value क्या होती है, कम होती है। cost includes purchase cost, conversion cost and the other cost incurred to bring the inventory to its present location and condition. सिग्निफिकेंस क्या रहती है, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस, यहाँ से आपका बिजनेस या तो फायदे में जाएगा या नुकसान में जाएगा। ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है एडिट नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर मैचिंग ऑफ cost with revenue, it assists management in decision making and control of stocks, it avoids statement or understatement of assets. डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या कहता है, रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वेयर एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, जहाँ पर एक बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, और सेपरेट अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी एफिशिएंसी ऑफ ईच डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली, कि भाई हर डिपार्टमेंट ने कितना तो प्रॉफिट कमाया है, कितना वो एफिशिएंटली उस काम को कर पा रहे हैं,
ठीक है, इसीलिए उन्हें अलग अलग ग्रुप के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर डिवाइड किया जाता है। इसकी फ़ायदे क्या होते हैं? हेल्प्स इन नोइंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है, यहाँ से पता लगता है। बेटर मैनेजीरियल कंट्रोल एंड सुपरविजन, यहाँ से जो कंपनी मैनेजर है वो आसानी से, भाई आपको अगर 100 लोग दे दिए जाए तो आप किस किस का ध्यान रखोगे, लेकिन वहीं पे अगर आपको 10 लोग दे दिए गए तो आप ध्यान से देख लोगे। तो बिल्कुल वैसे ही जब एक छोटा ग्रुप होता है तो मैनेजर भी अच्छे से हर पर्सन को अच्छे से जान पाता है और उसकी जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पता कर लेता है। कंपैरिजन ऑफ डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस, दो डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जा सकता है आसानी से। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दे सकते हैं, जिसने गलत किया उसके साथ अकाउंटेबिलिटी, उसको अकाउंटेबल कराएंगे। फ्यूचर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा रोल ये प्ले करती है। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपसे वो 3 क्वेश्चन राइट नाउ पूछने वाली हूँ, जिनका यदि आप अच्छे से आंसर दे देंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, हाँ जी, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज AS2, व्हाट इज AS2, ये आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज AS2। ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, दूसरा सवाल है डिफाइन द रेजिडेंशियल वैल्यू ऑफ एन एसेट। आई विल रिपीट, क्वेश्चन सेकंड इज डिफाइन द रेजिडेंशियल वैल्यू ऑफ एन एसेट। ठीक है, एंड आपका तीसरा क्वेश्चन है, एंड ये थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPE, PPE की फुल फॉर्म क्या है। देखो ये तीनों क्वेश्चंस मैंने इन्हीं 10 क्वेश्चंस में से पूछे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी आई होप आपको आंसर तो आ ही जाएगा अगर आप वीडियो अच्छे से देखेंगे तो। एक्सप्लेन द टर्म कॉस्ट ऑफ एसेट, रेजिडेंशियल वैल्यू ऑफ एक्ट्स एंड बुल डेप्रिकेबल अमाउंट। एक्सप्लेन द फाइनेंशियल लीज, ऑल्सो डिस्कस इट्स टाइप एंड फीचर्स। ओके, cost of asset, the cost of an asset refers to the amount paid to acquire the asset, जितना पैसा पे किया गया है उस चीज़ को खरीदने के लिए, and bring it to its usable कंडीशन। परचेज प्राइस, कितने चीज़ में आपने वो चीज़ एक चीज़ को खरीदा है। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एंड नॉन रिफंडेबल टैक्स, वो टैक्सेस जिनका आप रिफंड नहीं ले सकते वो कितना लगा है। ठीक है, इंस्टॉलेशन, हाँ जी, इंस्टॉलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्टॉल, उस जो भी प्रॉपर्टी आपने खरीदी है उसको इंस्टॉल करने में कितना पैसा लगा और उसको ट्रांसपोर्ट करने में कितना जो है एसेट लगा है। एनी अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू मेकिंग द एसेट रेडी फॉर यूज़, जो भी एसेट आपने खरीदा है उसको रियल लाइफ में काम में लेने के लिए जितना भी कैपिटल लगा है, ठीक है, उसे हम जो है कॉस्ट ऑफ एसेट कहते हैं। यानी कि जब तक कोई भी, मान लो आपने मशीन खरीदी है, जब तक वो काम करने नहीं लग जाती और इस दौरान जितना भी पैसा जो लगा है वो कॉस्ट ऑफ एसेट होता है। ठीक है, हाँ जी, तो रेजिडेंशियल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट दैट एन एंटरप्राइजेस एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजुअल लाइफ। जब भी एक एसेट, मान लो कि आपने एक स्टॉक खरीदा, ठीक है, अब वो स्टॉक है ना, पिछले 2 साल से आप देख रहे हो वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब इस स्टॉक को आप बेचोगे तो इसकी आखिरी तक आते आते एक डिस्पोजल कॉस्ट, जब आप देखो ये एक एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू होता है। ये रेजिडुअल वैल्यू जो होता है वो क्या करता है कि यहाँ पर इस चीज़ को, इस एसेट को जब आप बेचेंगे तो आप क्या कॉस्ट ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, और यदि वो जो कॉस्ट है अगर वो परचेजिंग प्राइस से ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट हुआ है, और कम हुआ है तो फिर आपका लॉस हुआ है। ठीक है, डेप्रिकेबल अमाउंट, द डेप्रिकेबल अमाउंट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस इट्स रेजिडुअल वैल्यू। एक एसेट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करने के बाद जो आता है वो डेप्रिकेबल वैल्यू होता है। दिस अमाउंट इज सिस्टमैटिकली अलोकेटेड ओवर द यूजुअल लाइफ ऑफ एन एसेट एज अ डेप्रिकेशन। डेप्रिकेशन अमाउंट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडेंशियल वैल्यू। फाइनेंस लीज इज एन अरेंजमेंट इन विच substantially
substantially, all the risk reward incidental to ownership of an asset are transferred from the lessor to the lessee even though the legal ownership may not pass. देखो यहाँ पर लेसी यानी कि जो लोन दे रहा है, लेसर जो ले रहा है. तो एक फाइनेंशियल लीज का मतलब होता है कि जब भी आप जो है अपने सभी रिस्क और रिवार्ड्स का यहाँ पर क्या मतलब है. रिस्क और रिवार्ड का मतलब है कि आपके पास जो भी एसेट है, जो भी आपके पास चीज़ है जिसके बदले में आप पैसे ले सकते हो, तो यहाँ पर आप जो एसेट की ओनरशिप है वो लेसी को दे देते हो इवन दो लीगल ओनरशिप में नो अलाउड. तो ये ओनरशिप कैसे देता है, वो अपने कागज़, जो इम्पोर्टेंट कागज़ होते हैं उस प्रॉपर्टी के, वो उस पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है. ठीक है. अब कितनी तरह की फाइनेंस लीज होती है. डायरेक्ट फाइनेंशियल लीज ये क्या करती है, एसेट इज परचेज्ड बाय लेसर एंड लीज इज lease to the lessee. Sales and lease back, the lease sells an asset and then leases it back. ठीक है. Leveraged lease, only a third party who provides long term finance. Features of financial lease, long term and non cancelable है ये. ठीक है. Lessee bears maintenance and insurance cost. Lease payment cover the major part of the asset cost. Risk and rewards are transferred to the lessee. ओके. 6th क्वेश्चन पर आते हैं. एक्सप्लेन द important points of AS10 with regard to the property, plant and equipments. The following are the details of the material in respect to the certain items of Amitabh and Corporation. परचेज जो है ये 2022 का डाटा है. परचेज 700 यूनिट की हुई है, 20 कैश मिला है. ठीक है. ओके. हमें क्या पता करना है. फाइंड द कोस्ट ऑफ क्लोजिंग द स्टॉक. अगर स्टॉक को 30 तारीख को बंद कर दिया जाए एंड ग्रोस प्रॉफिट ऑन द डेट अकॉर्डिंग टू द FIFO एंड द वेंट एडवांटेज मेथड बाय द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम. परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के मुताबिक क्या एवरेज मेथड हमें यूज़ करना पड़ेगा ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ AS10. प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट. AS10 के अंदर क्या क्या आता है, प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट आता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS की फुल फॉर्म क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ AS10 क्या होंगी. मीनिंग ऑफ PPE, यानी कि PPE क्या होता है, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल एसेट्स हेल्प टू यूज इन द प्रोडक्शन. ये प्रोडक्शन का काम आगे बढ़ाने के लिए काम आती हैं. सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. Recognition of PPE. An item of PPE should be recognized as an asset when it is probable that the future of economy benefits with the flow to the enterprises and the cost of the asset can be measured reliably. Cost of PPE क्या रहेगी, purchase price, import duties and non-refundable tax directly attributed to a cost such as installation, forfeit and testing. ये हम already discuss कर चुके हैं. Subsequent expenditure is added to the carrying amount only when it increases future economic benefits. Expenditure subsequent का ये subsequent expenditure तभी ऐड किया जाता है जब हमें लगता है कि फ्यूचर इकोनॉमी के बेनिफिट से हमारा जो है फ़ायदा होगा. रूटीन रिपेयर आर चार्ज एट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डेप्रिकेशन शुड बी चार्ज systematically over the useful life of the asset. The method used reflect the pattern in which the benefits are consumed. Derecognition. PPE is derecognized on the disposal or when no future economic benefits are expected. Gain or loss on disposal are recognized in profit and loss accounts. अब वैल्यूएशन करेंगे हम स्टॉक की, तो ये हमें डाटा दिया हुआ है. ठीक है. हम FIFO मेथड सबसे पहले यूज़ करने वाले हैं. FIFO मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले हम 300 यानी कि जो हमारा स्टॉक प्राइस है उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे.
ठीक है। तो ये 15/2 का सेल है, ये 15/4 का सेल है, ये 15/6 का सेल है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फीफो का क्या होगा 29,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा तो वो होगा 16,000। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, फिर 52,000 आ जाएगा, फिर ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे। ग्रोस प्रॉफिट कैसे करेंगे, 52,000 में से 29,000 को हम माइनस करेंगे, ठीक है। वेट एवरेज मेथड, अब एवरेज मेथड निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने उन्हीं को लिया दोबारा से और उनको जो है वहाँ से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा वैप आ गया जो 32,654 है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या क्या है ये है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे, दो की हम वैल्यू निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 50 एंड क्लोजिंग ऑफ जो है 52,000, ठीक है। हाँ जी, कंक्लूजन आई होप आप कर लेंगे। हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ सोशल क्लब फॉर ईस्ट एंडिंग 31 मार्च। ओके, ठीक है। द ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ, वेट अ सेकेंड, हाँ जी, accounts of non-profitable organization, therefore its final accounts consist of income and expenditure account and बैलेंस शीट। तो सबसे पहले क्या, हम प्राइज अवार्ड कितना है हमारा 1,40,000 है, ठीक है। प्राइज अवार्ड इज एन एक्सपेंस रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंड, प्राइज एंडोमेंट फंड। it will not be indebted to the income and expenditure account, ठीक है, एडजस्टेड अगेंस्ट द प्राइज एंडोमेंट फंड और बैलेंस शीट। ओके, फिर हम क्या करेंगे, प्राइज एंडोमेंट फंड कितना था, यही था, ठीक है। तो प्राइज एंडोमेंट फंड इज अ कैपिटल फंड क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ट्रीटमेंट क्या रहेगा, शोन ऑन लाइबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कहाँ से इंक्रीज होता है, डोनेशन रिसीव्ड बाय द फंड, इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द फंड इन्वेस्टमेंट। कब घटता है, प्राइज अवॉर्ड ड्यूरिंग द ईयर। 8% प्राइस इंडोमेंट कैसा रहेगा, 1,40,000 के हिसाब से। दिस इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट द यूटिलाइजेशन ऑफ प्राइस इंडोमेंट फंड, ठीक है। शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, it will continue to appear unless sold or redeemed. Donation received of the prize endowment to lakh. दिस डोनेशन इज स्पेसिफिक इन नेचर, ये स्पेसिफिक होती है। इसका मतलब है कि जो प्राइड मीट ओनली फॉर प्राइज इंडोमेंट फंड, ये सिर्फ प्राइज के लिए है ये अमाउंट, ठीक है। विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम, ये एक आपकी इनकम नहीं है और इसको प्राइज इंडोमेंट फंड में जो है वो ऐड किया जाएगा आपकी बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। हाँ जी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द प्राइस एंडोमेंट फंड 84,000 रिसीव हुआ था हमने अभी के अभी जो है हमारी टेबल के अंदर देखा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन अ स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। it will not be credited to the income expenditure and account. It will be added to the prize endowment fund. summary of treatment कैसे निकलेगा, हम यहाँ से जो है इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 2,84,000 आ जाएगा। बैलेंस शीट कैसे निकालेंगे, लाइबिलिटीज जो रहेगी वो प्राइस एंडोमेंट फंड रहेगा 2,84,000 और 8% एंडोमेंट फंड रह जाएगा 1,40,000, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या पूछ रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अ कंपनी हैज़ 2 डिपार्टमेंट्स एक्स एंड वाई, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2022, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज, देखो भाई ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपने इसको खुद से पढ़ना है, ठीक है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर गिवन इन्फॉर्मेशन हमसे ये दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे निकालते हैं, गुड्स सोल्ड, जब डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट डिपार्टमेंट इनटू द कॉस्ट ऑफ गुड्स होता है, ठीक है। तो हमारे ओपनिंग स्टॉक्स कितने हैं 50,000, यहाँ से हम एड परचेज कितना लेते हैं 11,20,000 का, वेजेस हमारी 50,000 की लगी, टोटल कितना हुआ 12,20,000, हाँ ठीक है। तो यहाँ से आप जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेंगे और प्रॉफिट आ जाएगा। फिर डिपार्टमेंट ऑफ वाई आप वैसे ही निकाल लेंगे जैसे मैंने अभी ये बताया, ठीक है। तो ये देखो न्यूमेरिकल है, यहाँ पे समझाने वाला कुछ नहीं है, आपने फॉर्मूला देखना है और डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। अगर कुछ अलग होता तो मैं आपको बता भी देती,
ठीक है, न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट आपने इसको करना है। ओके हाँ जी, स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑल एसेट ओन्ड बाय एंटरप्राइजेज आर इट्स गुड। जितने भी एसेट हैं जो एक कंपनी ओन करती है वो सभी इसी की चीज़ें होती हैं। बैड डेब्ट रिकवर्ड शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द बैड डेब्ट्स ऑफ द करंट ईयर। ओके, द एसेट एंड इनकम आर नॉट ओवर स्टेटेड, लाइबिलिटीज एंड लॉसेज आर नॉट अंडरस्टूड बाय द एज पर द एक्यूरियल प्रिंसिपल। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। ऑल एसेट्स ओन्ड बाय एन इंटरप्राइजेज आर इट्स गुड, ये बिल्कुल गलत है। गुड रेफर्स टू द ओनली टू आइटम्स मीन्स फॉर सेल, ये सिर्फ वही आइटम्स हैं जिन्हें सेल के लिए रखा गया है। ठीक है, और एसेट के अंदर क्या आएगा, कैश आएगा, मशीनरी आएगी, बिल्डिंग्स आएगी और फर्नीचर इन्वेस्टमेंट आएगा, जो कि चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। बैड डेब्ट रिकवरी शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द बैड डेब्ट्स ऑफ द करंट ईयर, फॉल्स, ये बिल्कुल गलत है। बैड डेब्ट रिकवरी relate to the earlier year and should be treated as income and credited to the profit and loss account, not deducted from the current year bad debts. ठीक है, the asset and income are not overstated liabilities and losses are not understated as per accrual principle. ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स दैट द कन्वर्टिज्म प्रूडेंस प्रिंसिपल इज नॉट क्रूशियल प्रिंसिपल, ये क्रूडेंस प्रिंसिपल इन्होंने डिस्क्राइब किया है, तो ये तो ऑलरेडी ही गलत स्टेटमेंट है। इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया, सेबी करता है, नहीं ये गलत है, क्योंकि ये कौन करता है, हमारा ICAI करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। पांचवी स्टेटमेंट क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS1 the fundamental accounting assumption are going through concerns and convertism are crucial, ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों है, क्योंकि as per AS1 the fundamental accounting assumption are going concern consistency and crucial conversation is an accounting concept and not an fundamental assumption। ठीक है, हाँ जी, interest received ऑन इन्वेस्टमेंट बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एन इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द मेन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंड हेंस इज ट्रीटेड एज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो हमें शॉर्ट नोट लिखना है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट IFRS और डेटा एनालिटिक्स इन द अकाउंटिंग। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। ये कहता है कि भी अगले जो है फोर्सिएबल फ्यूचर को हम 5 साल मान लेते हैं, भी अगले 5 साल तक बिजनेस चलता रहेगा एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लिक्विडेटेड और क्लोज इन द नियर टर्म, और बंद नहीं होगा, यानी कि लॉस के अंदर नहीं जाएगा। की पॉइंट्स क्या रहेंगे, एसेट्स आर वैल्यूड ऑन द अजम्पशन दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट, लाइबिलिटीज आर सेटेड ऑन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, भाई वो मान के चलते कि हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, और लाइबिलिटीज़ को जो है वो एक फोर्स नहीं करते बल्कि सेल प्राइसेस पर उसको आगे कर देते हैं। हेल्प्स इन प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस ओवर पीरियड्स। इंपॉर्टेंस इसकी क्या रहती है, एंश्योर्स रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर्म्स द basis for depreciation, amortization and other accounting estimates। IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहता है, ये कहता है by the international accounting standard boards IASB to provide common global framework for the financial reporting। की फीचर्स क्या होते हैं, प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेटिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरनेशनली। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स रादर देन स्ट्रिक्ट रूल्स, ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। कवर्स रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किस चीज़ में मदद करता है, हेल्प मल्टीनेशनल कंपनीज मेंटेन यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो देशों विदेशों में चलती हैं, उनकी जो है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को, अकाउंटिंग को मैनेज करने में हेल्प करता है। असिस्टिंग द इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, डेटा एनालिस्ट इन अकाउंटिंग। इसका मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द यूज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स टू एनालाइज फाइनेंशियल डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी कि फाइनेंशियल डेटा को पहले निकालेंगे कि डिसीजन बनाने के लिए कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ठीक है, की फीचर्स क्या रहेंगे, ट्रेंड्स, पैटर्न्स और एनोमलीज को फाइनेंशियल डेटा के अंदर देखा जाएगा। बजटिंग, फोरकास्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट को आगे देखा जाता है कि प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। यूजेस सॉफ्टवेयर लाइक एक्सेल, पावर BI, ERP। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है, इम्प्रूव्स एक्यूरेसी, एफिशिएंसी इन अकाउंटिंग, सपोर्ट स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजंस एंड इनहेंसेस द इंटरनल कंट्रोल एंड द ऑडिट प्रोसेसेस। ओके, तो यहीं पर हमारा वीडियो एंड होता है। ठीक है,
याद करने की चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देख लेना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे से समझ लोगे तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, अच्छे से परफॉर्म करना एंड आई होप आपको कोई डाउट ना रहेगा। समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, खुद से पढ़ने की कोशिश करो। आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, ओके।